दिसंबर की शाम थी। ट्रेन बस 2 मिनट के लिए एक छोटे स्टेशन पर रुकी और खिड़की के बाहर से आवाज आई, गरम गरम समोसे, हरी चटनी। मेरा हाथ जैसे सुन्न पड़ गया, क्योंकि ये आवाज मैं दुनिया में कहीं भी पहचान सकता था। ये मेरी पत्नी नैना की आवाज थी। वही नैना जिसका अंतिम संस्कार मैं 1 साल पहले अपने हाथों से कर चुका था। चिता की आग, वो धुआं, राख, सब मेरी आंखों के सामने है। फिर आज वही आवाज, वही लहजर। मैंने झट से पलट कर देखा। एक औरत थर्मो बॉक्स जैसी टोकरी लिए डिब्बे में चढ़ चुकी थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही हल्की सी झुकी मुस्कान। मेरे मुंह से बस इतना निकला, नैना। वो ठिठकी, मुड़ी। एक पल को आंखें मिली, लेकिन उसमें पहचान नहीं थी, सिर्फ हैरानी और डर। उसने दुपट्टा ठीक किया और जल्दी से बोली, साहब आप गलत समझ रहे हैं, मेरा नाम वो नहीं है। और अगले ही पल वो भीड़ में आगे बढ़ गई। ट्रेन ने झटका लिया, लोग बीच में आ गए और वो स्टेशन की तरफ उतरकर भीड़ में ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। उस पल मुझे समझ आ गया, ये यादों का धोखा नहीं है, ये कोई साजिश है। और अगर मैं अभी नहीं भागा तो सच हमेशा के लिए मुझसे छिन जाएगा। मेरा नाम वीर शेखावत है। मैं क्राइम ब्रांच में डीएसपी हूं। उस दिन मुझे अचानक एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए निकलना पड़ा। वक्त इतना कम था कि वर्दी बदलने या आराम करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैं पूरी यूनिफॉर्म में ही कंधे पर बैग टांगे ट्रेन में बैठा था, आंखों में थकान और दिमाग में काम का दबाव। मैं भोपाल से जयपुर एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन सच ये था कि मेरे भीतर जो तूफान चल रहा था वो किसी भी मीटिंग से बड़ा था। 1 साल से जिस खालीपन को मैं दबाकर जी रहा था, आज वही खालीपन मेरे सामने चलकर निकल गया था। नैना का एक्सीडेंट आज भी मेरे कानों में बजता है। हॉस्पिटल की सफेद लाइटें, डॉक्टर की औपचारिक आवाज, रिपोर्ट और फिर वो अंतिम विदाई। मैंने खुद आग लगाई थी, इसलिए दिमाग कहता था कि अब कुछ बाकी नहीं, मगर दिल आज भी किसी कोने में कहता था कि सच पूरा नहीं हुआ। ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी। मैं कुछ सेकंड बस वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक अंदर का पुलिस वाला जाग गया। मैंने तय कर लिया, अगला बड़ा स्टेशन आते ही उतरूंगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन कचनार जंक्शन पर रुकी। मैं सीधे प्लेटफॉर्म पर उतरा और बिना समय गवाए जीआरपी पोस्ट की तरफ गया। पहचान बताई और कहा कि पिछले स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज तुरंत चाहिए। स्टेशन मास्टर से कनेक्ट कराया गया। मैंने फोन पर साफ कहा, मुझे अभी पिछले स्टेशन की फुटेज चाहिए, कोई औपचारिकता नहीं। कुछ देर में स्क्रीन पर फुटेज चला। वही औरत दिखी, समोसे की टोकरी, तेज कदम, चेहरे पर दुपट्टा। वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकली और बाहर एक आदमी पहले से खड़ा था। उसने इधर उधर देखा, फिर उसे जल्दी से स्टेशन के पीछे वाली तरफ ले गया। जिस तरह वो आदमी उसे ले जा रहा था, वो दोस्ती नहीं लग रही थी, वो निगरानी थी। मैंने स्क्रीन पर उंगली रखकर कहा, यह आदमी कौन है? स्टेशन मास्टर ने कहा, पहली बार देख रहा हूं साहब, लेकिन ये गली पीछे वाली बस्ती में जाती है। मैंने लोकल पुलिस से एक सिपाही साथ लिया, नाम था राजू। उसे कहा, वायरलेस एक्टिव रखो, जरूरत पड़े तो बैकअप तुरंत बुलाना। और हम दोनों उसी बस्ती की तरफ निकल पड़े। बस्ती की गलियां संकरी थीं, टूटी दीवारें, सीलन, पीली लाइटें, कहीं टीवी की आवाज, कहीं सन्नाटा। मैं टॉर्च ऑन करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर मोड़ पर लग रहा था कोई देख रहा है। तभी एक दरवाजा धीरे से बंद होने की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से झांककर फौरन छिपने की कोशिश की हो। मैं वहीं रुका, पिस्टल निकाली और दरवाजे के पास जाकर सख्त आवाज में बोला, पुलिस, दरवाजा खोलो। अंदर से औरत की घबराई हुई आवाज आई, कौन? मैंने दोबारा कहा, दरवाजा खोलो, अभी। कुछ पल सन्नाटा, फिर कुंडी खिसकी, दरवाजा थोड़ा सा खुला और सामने वही चेहरा था। अब कोई ट्रेन की रोशनी नहीं थी, कोई भ्रम नहीं था। सामने वही औरत थी जो डिब्बे में समोसे बेच रही थी। मेरे अंदर से आवाज निकली, नैना। उसकी आंखों में हलचल हुई, जैसे नाम ने उसे चुभो दिया हो, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल कर बोली, आप कौन हैं? मेरा नाम नैना नहीं है, आप गलत जगह आ गए हैं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें पहचानता हूं। वो घबरा गई, उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की और उसी पल अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरा शरीर जैसे जम गया। बच्चे का रोना इस कमरे से, और ये औरत? वो तेजी से कुंडी लगाने लगी, पर मैंने झटके से दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर एक छोटा बच्चा खड़ा था, करीब 3-4 साल का। डर के मारे रोते रोते चुप होने की कोशिश कर रहा था, और उसकी आंखें, उसका चेहरा, वो कुछ ऐसा था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बच्चा मेरे जैसा दिखता था। मैंने भारी आवाज में पूछा, ये बच्चा कौन है? औरत ने फौरन बच्चे को गोद में उठाया और पीछे हट गई। उसकी आंखों में खौफ था,
जैसे अब सब खुल गया हो। कमरे में कुछ सेकंड तक बस सांसों की आवाज रही। मैंने कमरे पर नजर दौड़ाई। कोने में एक पुराना ट्रंक था। उसका ढक्कन आधा खुला था। अंदर कुछ कागज और एक फोटो झलक रही थी। मैंने फोटो निकाल ली। वो मेरी और नैना की शादी की तस्वीर थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फोटो उसकी तरफ बढ़ाई। अब भी कहोगी कि तुम मुझे नहीं जानती? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो दीवार के सहारे बैठ गई। बच्चा उसकी गोद में दुबक गया और उसके होंठ कांपते हुए बोले, वीर। मेरी सांस टूट गई। वही नाम, वही पुकार। अब शक नहीं रहा। मैंने धीरे से कहा, सच बताओ, तुम जिंदा कैसे हो और इस 1 साल में कहां थी? वो रोते हुए बोली, मैं मरी नहीं थी वीर। उस दिन एक्सीडेंट नहीं था। मुझे मारने की कोशिश की गई थी। मेरा चेहरा सख्त हो गया। किसने? उसने एक पल आंखें बंद की, जैसे नाम लेना भी खतरा हो। फिर धीमी आवाज में बोली, तुम्हारे बड़े भाई देवेंद्र। मुझे लगा किसी ने मेरे सीने में घूंसा मार दिया हो। देवेंद्र, मेरा भाई? नैना ने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। उसे डर था कि ये बच्चा तुम्हारा वारिस बन जाएगा और सारी संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी। जब उसे मेरे प्रेग्नेंट होने का पता चला, उसने गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए। एक्सीडेंट के बाद मैं अधमरी थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उसके आदमी मुझे उठा ले गए। तुमसे सब छिपाने के लिए उन्होंने किसी और की लाश तुम्हें दिखा दी और तुमने उसी को मेरी लाश समझकर। मेरे गले में कुछ अटक गया। मुझे वो दिन याद आया। चेहरा साफ नहीं था, सब जल्दी में था और देवेंद्र हर जगह मौजूद था। मैं सोचता रहा कि वो भाई है, मदद कर रहा है। और वो? नैना बोली, मैं भागती रही, छिपती रही, इस बस्ती में रही। बच्चे को पालने के लिए स्टेशन पर वेंडर के साथ समोसे बेचने लगी, क्योंकि अगर मैं सामने आती तो देवेंद्र हमें खत्म कर देता। मैं बच्चे की तरफ देख रहा था। वो डर से मेरी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे में मेरा अक्स साफ था। मेरे अंदर एक साथ गुस्सा, दर्द और अपराध बोध उबल रहा था। मैं कुछ बोलता, उससे पहले बाहर तेज कदमों की आवाज आई। फिर दरवाजे पर जोर की दस्तक। दरवाजा खोलो। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। वीर, वो लोग। मैंने तुरंत पिस्टल निकाली। राजू ने वायरलेस पर लोकेशन भेजकर बैकअप मांगा। बाहर से आवाज आई, डीएसपी साहब, हमें पता है आप अंदर हैं, और वो औरत भी। दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। मैंने सख्त आवाज में कहा, हिम्मत है तो तोड़ कर आओ। अगले ही पल दरवाजे पर लात पड़ी। लकड़ी चरचराई। मैंने दरवाजे को अंदर से अटकाने के लिए पास पड़ी लकड़ी फंसा दी। फिर नैना से कहा, पीछे वाली खिड़की से निकलो अभी, बच्चे को संभाल कर। वो कांप रही थी, लेकिन उसने बच्चे को उठाया और खिड़की की तरफ बढ़ी। मैंने पहले बच्चे को बाहर उतारा, फिर नैना को। तभी दरवाजा एक और झटके में टूट गया। 2-3 आदमी अंदर घुस आए। किसी के हाथ में देसी कट्टा था, किसी के हाथ में चाकू। मैंने उन्हें रोकने के लिए एक फायर किया। वो पल भर को घबरा कर रुके। उसी सेकंड मैंने खिड़की से छलांग लगाई और बाहर आ गया। अब लड़ाई कमरे की नहीं थी, अब ये जान बचाने की दौड़ थी। हम पीछे वाली तंग गली से निकलकर रेलवे ट्रैक की तरफ भागे। अंधेरा गहरा था। पीछे से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पत्थरों से चिंगारियां उड़ी। नैना बच्चे को सीने से लगाए भाग रही थी। उसकी सांस टूट रही थी। मैंने उसे ट्रैक की किनारी के नीचे झुकाया। यहां बैठो, सिर नीचे रखो। राजू ने भी कवर लिया और बैकअप की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। मैं खुद सामने खड़ा हुआ ताकि गोलियां उनके ऊपर न जाएं। तभी एक गोली मेरे कंधे में लगी। दर्द बिजली की तरह दौड़ा। मैं कराह उठा, लेकिन गिरा नहीं। खून बह रहा था, पर उस वक्त रुकना मतलब खत्म हो जाना था। नैना चीखी, वीर। मैंने दांत भींचकर कहा, डरो मत, बस बच्चे को लेकर आगे बढ़ो, आगे। हम थोड़े और आगे बढ़े ही थे कि सामने से एक जाना पहचाना ठंडा सा हंसता हुआ स्वर आया, भागने का कोई फायदा नहीं छोटे भाई। मैंने मुड़कर देखा। देवेंद्र, हाथ में पिस्टल, पीछे उसके आदमी। उसके चेहरे पर भाई का चेहरा नहीं था, सिर्फ लालच था। मैंने गुस्से से कहा, अपनी ही भाभी और अपने ही खून को मारने चला है? देवेंद्र हंसा, खून से पेट नहीं भरता वीर, अब रास्ते से हट जा। उसने निशाना साधा और फायर किया। मैंने जवाबी फायर किया, लेकिन मैं घायल था, कवर कम था। इसी बीच नैना ने बच्चे को पीछे धकेला और खुद आगे आ गई, जैसे आखिरी बार भी वो वही कर रही हो जो एक माँ करती है। गोली चली और नैना के सीने के ऊपरी हिस्से की तरफ लगी। वो गिर पड़ी। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं घिसटकर उसके पास पहुंचा। नैना, नैना। उसकी सांस चल रही थी, आंखें आधी खुली थीं। बहुत कमजोर आवाज में उसने बस इतना कहा, बच्चा।
मैंने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया और कहा, मैं हूं बेटा, मैं हूं, पीछे रहो। उस पल मुझे दिखा कि नैना के गले में जो मेटल का लॉकेट था, गोली उससे टकराकर डिविएट हुई थी। घाव गहरा था, खून था, लेकिन सीधा जानलेवा नहीं था। समय पर मदद मिल जाए तो बच सकती थी। देवेंद्र फिर से बंदूक उठाकर निशाना साध ही रहा था। मेरी कंधे की चोट जल रही थी, मगर उस पल दर्द से बड़ा था मेरा गुस्सा, और उससे भी बड़ा था मेरा परिवार। मैंने सांस रोकी और एक ही शॉट में जवाब दे दिया। अगले ही पल देवेंद्र का चेहरा बदल गया। वो झटके से लड़खड़ाया और उसकी जांघ पर हाथ चला गया। गोली उसके पैर पर लगी थी, जानलेवा नहीं, मगर इतनी कि उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसकी पिस्टल का मुंह नीचे झुक गया और तभी कि दूर से सायरन गूंजा। टॉर्च की बौछार, गाड़ियों की आवाज और पुलिस की आवाजें। हाथ ऊपर, हथियार नीचे। बैकअप आ चुका था। राजू ने समय पर लोकेशन भेज दी थी। जीआरपी और लोकल पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। देवेंद्र ने भागने की कोशिश की। उसके आदमी इधर उधर बिखरे। थोड़ी फायरिंग हुई, फिर पुलिस ने उसे दबोच लिया। हथियार छीन लिया गया। हथकड़ी लग गई। देवेंद्र चिल्लाया, गालियां दी, मगर अब खेल खत्म हो चुका था। उधर मैं नैना के पास बैठा था। मेरा कंधा दर्द से जल रहा था, लेकिन मुझे उससे ज्यादा डर नैना के लिए लग रहा था। एम्बुलेंस आई, नैना को स्ट्रेचर पर रखा गया। डॉक्टर ने जल्दी जल्दी प्राथमिक इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने कहा, क्रिटिकल है, लेकिन अभी सांस ठीक है, टाइम पर हॉस्पिटल ले जाएं तो बच जाएगी। ये शब्द मेरे लिए किसी जंग जीतने से कम नहीं थे। मैंने नैना का हाथ पकड़ा। उसके होंठ हिले। वीर, मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं यहीं हूं। अब कोई तुम्हें छुपने पर मजबूर नहीं करेगा। अब कोई तुम्हें मरा हुआ साबित नहीं करेगा। बच्चा डर के बाद पहली बार थोड़ा शांत हुआ। उसने नैना की उंगली पकड़कर धीरे से कहा, मम्मी। नैना ने बहुत कमजोर सी आवाज में कहा, मैं यहीं हूं। मैंने बच्चे को अपनी बाहों में खींच लिया। अब मुझे सिर्फ सच नहीं चाहिए था, मुझे अपना परिवार चाहिए था, और इस बार मैं दोनों बचाकर ले जा रहा था। देवेंद्र पुलिस की गिरफ्त में था। अब ये मामला सिर्फ घर का नहीं था, कानून का था। सीसीटीवी फुटेज, बस्ती का पता, हमला, फेक डेथ की साजिश, सब कुछ केस फाइल में जाएगा, और इस बार कोई रिश्ता कानून के सामने ढाल नहीं बन पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपने इसे आखिर तक देखा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी ही सस्पेंस, इमोशन और थ्रिल से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि अगली कहानी मिस ना हो। अगर महादेव के भक्त हैं तो कमेंट करें, हर हर महादेव।